जय हिंद। आप सभी जुड़ चुके हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ। आप सभी का स्वागत है। ठीक है, कुछ जो है ना टेक्निकल इशू के कारण क्लास लाइव नहीं हो पा रहा है, इसीलिए जो है ना हम आप लोगों के लिए ये रिकॉर्डेड वीडियो के रूप में क्लास लेकर के आए हैं। तो सभी बच्चे को जो है ना ये क्लास को जो है ना एंड तक देख लेना है। ठीक है, अभी तो क्लास लाइव नहीं हो पा रही है, इसके वजह से आप सभी को ये रिकॉर्डेड वीडियो को बढ़िया से एंड तक देख लेना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम करते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद उससे जुड़ी हर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं, आज उसी प्रकार से जो है ना कवर करने वाले हम सभी। चलिए जो है ना क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले जो है हम 5 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं सब्जेक्टिव में, है ना, और उसके साथ साथ उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव भी पढ़ लिए। ठीक है, ऑब्जेक्टिव को भी हम लोगों ने कवर कर लिया है। आज हम लोग जो है ना ये छठा प्रश्न को देखेंगे और आप सभी को क्या करना है, पहले ये क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके और उसके बाद हम समझा देंगे, उसके बाद खुद से आंसर राइटिंग करने का प्रयास करना है, आंसर लिखने का प्रयास करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, बट समझेंगे प्रश्न को क्या बोल रहा है ना। चलिए आइए देखते हैं। प्रश्न है आपका, सुशासन से आप क्या समझते हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न है सुशासन से आप क्या समझते हैं। ठीक है, बोल रहे सुशासन का अर्थ है ऐसा प्रशासन जो पारदर्शी, जिम्मेदार, जवाबदेही, प्रभावी और जो है नागरिक हितैषी हो। समझ में आया? देखिए एकदम सिंपल है। क्या है बोल रहा है ना, सुशासन का जो है ना अर्थ होता है सुशासन, शासन से ही आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, क्या बोल रहा है, सुशासन का अर्थ होता है ऐसा प्रशासन जो पारदर्शी हो, अर्थात कहा जाए वो जितने भी कानून को बना रहा है ना वो जनताओं तक जो है ना, नागरिकों तक सुचारू रूप से पहुंचा रहा है। इसमें वो जो है ना कोई भी कटौती करने का प्रयास नहीं कर रहा है। ठीक है, सभी नागरिकों को एकदम पारदर्शी रूप से दिखा रहा है। ठीक है, और वो अपने कार्यों के प्रति क्या हो, जिम्मेदार हो। ठीक है, जवाबदेही हो, है ना, प्रभावी और नागरिक हितैषी हो। ठीक है, इसी को ही क्या कहते हैं, सुशासन कहते हैं। ठीक है ना, तो आप सभी को क्या लिखना है, सुशासन का अर्थ होता है ऐसा प्रशासन जो क्या हो तो जिम्मेदार हो। ठीक है, जो क्या हो, जिम्मेदार हो, पारदर्शी हो, जवाबदेही हो और इसके साथ साथ प्रभावी और नागरिक हितोष के लिए ही हो। ठीक है, ऐसा शासन कहलाता है सुशासन। ठीक है, आप सभी को पता है किसी भी जो है ना शब्द के आगे में अगर ये सु शब्द लग जाता है उसका अर्थ होता है अच्छा, है ना, अच्छा। तो इससे ही आपको पकड़ना है कि सुशासन क्या है। अब चलिए देखते हैं इसका विशेषता। अब देखिए यहाँ पे पूछ लिया सुशासन से आप क्या समझते हैं, तो क्या आप सिर्फ इसका परिभाषा लिख करके छोड़ दीजिएगा? मिलेगा आपको पूरा नंबर? नहीं मिल सकता है। ठीक है, नहीं मिलेगा। तो इसमें जो है ना और स्टैंडर्ड लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका विशेषता दर्शा दीजिए। ठीक है, विशेषता दर्शाते हैं। चलिए देखते हैं। बोल रहे सुशासन की विशेषताएं, सुशासन की विशेषताएं, है ना, पारदर्शिता। सुशासन में क्या होती है, पारदर्शिता होती है ना, ये इसकी विशेषता हुई। जवाबदेही होती है ना, कोई भी मामला का वो जवाबदेही के होता है ना। भ्रष्टाचार रहित प्रशासन, उस प्रशासन में क्या नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, अर्थात कहा जाए भ्रष्टा रहित होना चाहिए। रहित का मतलब नहीं होना चाहिए ना, भ्रष्टा नहीं होना चाहिए, याद रखना है। अगला क्या है, अगला है कानून का शासन। क्या है, कानून का शासन होना चाहिए। नागरिकों की जो है इसमें भागीदारी होनी चाहिए, नागरिकों की क्या होनी चाहिए, भागीदारी होनी चाहिए। अगला है सेवाओं की समय पर उपलब्धता, है ना, जितने प्रकार की सेवाएं हैं उन्हें सभी नागरिकों को क्या होना चाहिए, तो समय पर जो है ना ये सेवाएं उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, ऐसे शासन ही सुशासन कहलाता है। अगला है मानव अधिकारों का जो है ना सम्मान करना चाहिए।
ठीक है, मानव अधिकारों को क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। तो ऐसा ही शासन कहलाता है, ऐसा ही शासन जो है ना, शासन कहलाता है। क्या कहलाता है, सुशासन कहलाता है। ठीक है, याद रखना है क्या कहलाता है, सुशासन, सुशासन कहलाता है। याद हो गया आप सभी को, चलिए याद हो गया होगा, ठीक है, याद हो गया होगा। फटाफट से एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है सुशासन, है ना, लिखना है कि सुशासन का अर्थ ऐसा प्रशासन होता है, ऐसा प्रशासन होता है जो क्या हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, है ना, जवाबदेही हो, प्रभावी हो और नागरिकों के हित की बात करे, ऐसे ही शासन कहलाता है सुशासन। अब हमें इसकी विशेषता लिखना है, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स हैं ना, अगर मान लीजिए आपको सारा पॉइंट्स याद नहीं है, कुछ पॉइंट्स तो याद होंगे ना, उनको बस लिख देना है आपको। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स को जैसे कि लिखना होगा आपको, उसमें जो है उस शासन में पारदर्शिता हो, है ना, पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, भ्रष्टाचारी ना हो, अर्थात भ्रष्टारहित प्रशासन हो, कानून का शासन हो, है ना, कानून, कोई भी शासन कानून से अगर चलती है तो वो सुव्यवस्थित होती है। ठीक है ना, इसीलिए कानून का शासन हो, नागरिकों की उसमें क्या हो, भागीदारी हो, सेवाओं की समय पर उपलब्धता हो और मानव अधिकारों की जो है ना, मानव अधिकारों की क्या कहो, सम्मान हो। ठीक है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, सुशासन कहा जाता है। ठीक है, उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ठीक है, अभी आप सभी मेरे साथ जुड़े होते तो ऑब्जेक्टिव बताते, अभी नहीं है फिलहाल, तो आपको क्या करना है, अब हम यहाँ पे जो है ना ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोल रहे हैं, अब आप सभी को इसमें चूज करना है। ठीक है, क्या होगा, देखिए क्या है, बोले सुशासन का मुख्य तत्व, है ना, सुशासन का मुख्य तत्व है, क्या है, भ्रष्टाचार, पारदर्शिता, अराजकता, हिंसा, क्या है, सुशासन का जो है मुख्य तत्व। अब आप सभी को पता है कि भ्रष्टाचार तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये भ्रष्टारहित होना चाहिए, तभी तो वो सुशासन कहलाता है, सुशासन की श्रेणी में आता है, ये तो होगा नहीं। अब आते हैं अराजकता, ये भी नहीं हो सकता। हिंसा, हिंसा मतलब क्या होता है, मारपीट, चोरी दंगा, यही होता है ना हिंसा, तो ऐसा तो सुशासन में हम बताए नहीं है ना। अब आते हैं पारदर्शिता पे। ठीक है, पारदर्शिता पे आते हैं, तो हाँ, सुशासन में पारदर्शिता जो है ना अहम भूमिका निभाती है, अर्थात कहा जाए ये जो है सुशासन का मुख्य तत्व होता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला है सुशासन की विशेषता है, सुशासन की विशेषता है, क्या है ऑप्शन, मनमानी, जवाबदेही, अर्थव्यवस्था, कठोरता। सुशासन की विशेषता पूछ रहा है ना, विशेषता। ठीक है, अब देखिए मनमानी है, तो सुशासन में तो अपनी मनमानी हो नहीं सकती, क्योंकि वो जितनी भी विधि होती है वो कानूनों पर आधारित होती है। ठीक है, जितनी भी कार्यक्रम होता है वो सभी कानून विधि पे आधारित होता है सुशासन में। अब आते हैं हम सभी अव्यवस्था पे, है ना, अगर व्यवस्था रहता तो हम इस पे बात करते। अव्यवस्था का मतलब अच्छी व्यवस्था नहीं, है ना, अव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, अच्छी व्यवस्था नहीं, तो ये तो ऐसे ही गया। अब आते हैं कठोरता पे, कोई भी अब मान लीजिए सख्त एकदम कठोर कानून है, तो ऐसा सुशासन नहीं कहलाता है। ठीक है, अब हमारा बच रहा है, क्या बच रहा है, जवाबदेही। ठीक है, तो हम अभी तुरंत आपको पढ़ाए कि सुशासन में जो है ना जवाबदेही होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है सुशासन का जो है उद्देश्य है, सुशासन का उद्देश्य है, बोला जनता को परेशान करना। सुशासन का क्या ये उद्देश्य है, बिल्कुल नहीं, जनता को परेशान करना सुशासन का ये उद्देश्य नहीं है। ठीक है, अगला है सेवाओं की उपलब्धता, इसे अभी हम छोड़ देते हैं। युद्ध, अब युद्ध पे आते हैं, क्या सुशासन का ये मतलब होता है कि एक देश दूसरे देश से युद्ध करे, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अब आते हैं कर वृद्धि पे। कर वृद्धि, कर वृद्धि का मतलब होता है टैक्स को अधिक से अधिक बढ़ाना, है ना, कर को अधिक से अधिक बढ़ाना, तो इसमें सुशासन में तो ऐसी व्यवस्था होती नहीं है। अब आते हैं हम सेवाओं की उपलब्धता पे, है ना। अब मान लीजिए कहीं पे अच्छी सेवाओं को जो है ना समय समय पर उपलब्ध कराया जा रहा है, तो वहाँ पे क्या है, सुशासन है। ठीक है, सुशासन है, और यही जो है सुशासन का मुख्य उद्देश्य होता है। ठीक है, इसीलिए राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है, अगला क्या है, सुशासन में
किसका सम्मान आवश्यक है ना। सुशासन में पूछ रहे किसका सम्मान आवश्यक है। बोल रहा है कठोरवाद, मानव अधिकार, जातिवाद, संप्रदायवाद। अब देखिए आते हैं हम लोग कठोरवाद पे, कट्टरवाद है, ठीक है। कट्टरवाद तो हो नहीं सकता, है ना, कट्टरवाद नहीं हो सकता है ना, क्योंकि इसमें कट्टरवाद का क्या सम्मान किया जाता है, सुशासन में बिल्कुल नहीं किया जाता है। जातिवाद पे तो बिल्कुल बल नहीं दिया जाता है, ठीक है। जातिवाद तो ऐसे ही नहीं होने वाला है। सांप्रदायिकता ये भी नहीं होगा क्या हमारा मानवाधिकार का सम्मान करना, ठीक है। किसका सम्मान किया जाता है सुशासन में, मानवाधिकार का सम्मान किया जाता है। राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी प्रकार से हम सभी जो है ना अगला प्रश्न को करेंगे इसी प्रकार से, सब्जेक्टिव, उसके बाद इससे जुड़ा पॉइंट, फिर इससे निकलने वाले महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को हम लोग जो है ना कवर करेंगे। देखिए ये सभी जो है ना आपके एग्ज़ाम 2026 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। 2026 में जो आप सभी एग्ज़ाम दीजिएगा उसके लिए बहुत ही, मान लीजिए कि वीवीआई है आपका ये, इसीलिए इसे जो है ना अब टाइम नहीं है आपका कि बस देख लिए और छोड़ दिए, नहीं, आपको जो है ना अब एक बार इसे पढ़ना है और एक बार लिखना है। ऐसा लिखना है कि आपको एग्ज़ाम में अगर ऐसा प्रश्न आ जाए तो आप उसे जो है ना लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए डालते हैं अब दूसरा प्रश्न पे नज़र। क्या है, बोला निवारक निरोध शब्द का क्या अर्थ है। निवारक निरोध शब्द है, आप पूछ रहे हैं उसका क्या अर्थ है, चलिए देखते हैं, है ना। बोले निवारक निरोध, है ना, निवारक निरोध का अर्थ है, ठीक है। निवारक निरोध का जो है अर्थ है क्या है, किसी व्यक्ति को किसी अपराध को, है ना, किसी व्यक्ति को किसी अपराध करने से पहले ही रोकने के लिए उससे हिरासत में लेना। समझ में आया आप सभी को क्या है। देखिए निरोध है यहाँ पे, निरोध का मतलब क्या होना, रोकना, ठीक है। निरोध का सीधा अर्थ होता है, क्या होता है, रोकना। अब अगर हम निवारक निरोध से जोड़ करके इसका अर्थ निकाले तो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ निकला कि किसी व्यक्ति को किसी अपराध करने से पहले जो है ना, पहले ही रोकने के लिए उसे रियासत में लेना। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो अपराध कर रहा है, अब वो कोई अपराध करने जा रहा है, मान लीजिए कोई मंत्री है, अब उसका मर्डर करने जा रहा है, अब उससे पहले ही उसे रियासत में ले लिए, गिरफ्तार कर लिए। हमें ये खबरें मिली कि कोई ये व्यक्ति है और किसी मंत्री का जो है हत्या करने जा रहा है, ठीक है। अब उससे पहले ही हम क्या किए, उसे रियासत में ले लिए, ठीक है। तो इसे ही क्या कहा जाता है, निवारक निरोध कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। बोल रहा है यह दंडात्मक नहीं बल्कि सुरक्षा हेतु उठाया गया कदम है, ठीक है। बोला है यह दंडायक नहीं है, हम इसे दंडित नहीं कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम इसे नहीं रोके तब तो ये अपराधी हो जाएगा ना, ये व्यक्ति, है ना, अपराधी हो जाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं, अब उसे जो है कि कोई भी अपराध करने से पहले ही उसे रोक रहे हैं, तो ये तो हम सुरक्षा के लिए कर रहे हैं ना, सुरक्षा हेतु जो है कदम उठा रहे हैं, ठीक है। बोल रहे इसका उद्देश्य व्यक्ति द्वारा शांति, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था, है ना, सार्वजनिक व्यवस्था के विरुद्ध संभावित कार्य को रोकना है, ठीक है। क्या बोल रहा है, बोल रहा है इसका उद्देश्य होता है, क्या होता है कि व्यक्ति द्वारा शांति, सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्थाओं के विरुद्ध जो है संभावित कार्य को रोकना, ठीक है। भारत में यह व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद कितना है, 22 के तीसरा में जो है ना इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। हाँ, अनुच्छेद 22 के 3 में जो है इसका उल्लेख मिलता है, इसका क्या किया जाता है, उल्लेख मिलता है, ठीक है, निवारक निरोध का।
चलिए इसे हम अपने तरीके से समझाते हैं। देखिए निवारक निरोध, अब अनुच्छेद यहाँ पे आया है 22 का 3, ठीक है 22 का 3। मान लीजिए कोई व्यक्ति है ना, अब वो कोई ऐसा अपराध किया ही नहीं है और पुलिस इसके बावजूद भी उसे जो है ना गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है गिरफ्तार कर लेती है। तो ऐसा प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 22 का 3 में ना कि आप किसी भी व्यक्ति को बिना सबूत के आधार पे जो है ना 24 घंटे तक नहीं रख सकते हैं, आपको सबूत देना पड़ेगा, ठीक है ना, सबूत देना पड़ेगा। इसी को ही कहते हैं निवारक निरोध, ठीक है। समझ में आया आप सभी को, समझ में आ गया ना। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ऑब्जेक्टिव आ रहा है हमारा, निवारक निरोध किससे संबंधित है। ऑप्शन है अपराध होने के बाद गिरफ्तारी, है ना, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति वो अपराध कर दिया है उसके बाद अगर गिरफ्तारी कर रहा है तो ये क्या कहलाएगा, क्या निवारक निरोध कहलाएगा। चलिए आइए देखते हैं अगला। बोले अपराध होने से पहले रोक, मतलब अपराध अभी नहीं किया है फिर उसे क्या कर रहे हैं हम, रोक रहे हैं ना। बोल रहा है न्यायालय दंड मुआवजा, तो क्या हो जाएगा। देखिए निवारक निरोध का संबंध जो है ना ये आपका अपराध होने के बाद गिरफ्तारी से नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं न्यायालय दंड, ये भी नहीं होगा, मुआवजा नहीं होगा, तो होगा क्या इसमें, अपराध से पहले क्या करना, रोकना, ठीक है। राइट आंसर हमारा क्या आ रहा है, बी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आपको याद रखना है। निवारक निरोध किस अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 14, 19, 22 का 3, 32। तो ये किस में है, ये आपका किस में आ जाएगा, अनुच्छेद 22 का 3 में आ जाएगा। ये आपको याद रखना है इस अनुच्छेद को, ठीक है। निवारक निरोध का इसमें बात किया गया है अनुच्छेद 22 का 3 में, ठीक है ना। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी। अगला है निवारक निरोध का उद्देश्य क्या है। बोला है दंड देना। निवारक निरोध का क्या अर्थ होता है, दंड देना, शांति भंग रोकना, प्रोत्साहन देना, कर वसूलना। निवारक निरोध का दंड देना कोई मतलब नहीं है ना। अब प्रोत्साहन देना, प्रोत्साहन मतलब किसी प्रकार का क्या करना, मदद करना है, तो ऐसा भी कुछ है नहीं, है ना। कर वसूली करना ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या हमारा, शांति जो भंग कर रहा है उसे क्या करना, रोकना। इसी का मतलब क्या होता है, निवारक निरोध, ठीक है। इसका एक ये मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। शांति जो भंग कर रहे हैं वैसे लोग को क्या करना, रोकना। अगला है निवारक निरोध किस प्रकार की व्यवस्था है। बोल रहा है दंडात्मक, आर्थिक, सुरक्षा उन्मुख, धार्मिक। कैसी व्यवस्था है, किस प्रकार की, तो दंडात्मक तो है नहीं क्योंकि ये किसी को दंड नहीं देता है ना। आर्थिक रूप से नहीं, धार्मिक रूप से नहीं, सुरक्षा उन्मुख के लिए ये क्या किया गया है, लाया गया है, ठीक है। तो ये ऐसी व्यवस्थाएं क्या कहलाती है, निवारक निरोध कहलाती है, ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को। चलिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम सभी। देखिए अभी जो हम 2 प्रश्न किए ना उसी प्रकार से हमारा फिर से और एक प्रश्न आ रहा है। क्या है वो प्रश्न, राष्ट्र निर्माण से क्या समझते हैं, है ना। राष्ट्र निर्माण से क्या समझते हैं, आइए देखते हैं क्या समझते हैं हम राष्ट्र निर्माण से। बोला राष्ट्र निर्माण का जो अर्थ है वो क्या है, बोला एक ऐसे राष्ट्र का जो है ना निर्माण जहाँ सभी नागरिक समान भावना, एकता, है ना, समान भावना हो, है ना, एकता हो, सहयोग, विकास और साझा राष्ट्रीय पहचान का अनुभव करें। क्या समझे हम, बोला है राष्ट्र निर्माण का अर्थ। अब राष्ट्र निर्माण का ये अर्थ नहीं हुआ कि आप कैसे भी करके किसी भी प्रकार से एक राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें क्या होना आवश्यक है, उसमें आपका क्या होना आवश्यक है, जहाँ सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले, है ना, सभी प्रकार की समान भावनाएं हो, लोगों में क्या हो,
एकता हो, ठीक है, एकता हो, सहयोग हो, विकास, साझा राष्ट्रीय पहचान का ही अनुभव करें, ठीक है। अगर हम ऐसे राष्ट्र का निर्माण करते हैं तो यही हमारा कहलाता है राष्ट्रीय निर्माण, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। बोला इसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का विकास शामिल है, ठीक है। इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, तो इसमें अगर हम किसी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं तो वहाँ पे है ही ऑटोमेटिक, वहाँ पे सामाजिक स्तर से, है ना, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एकता का विकास उसमें शामिल होना चाहिए, ठीक है, विकास शामिल होना चाहिए। ये सभी बातों पे हमें क्या करना होगा, ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे है स्वतंत्रता के बाद भारत में जो है, स्वतंत्रता के बाद भारत में राष्ट्र निर्माण का लक्ष्य था, ठीक है। बोले स्वतंत्रता के बाद जो है कि भारत, देखिए स्वतंत्रता से पहले की बात करें अगर भारत की ना, तो भारत कई खंडों में जो है ना विभक्त था। कहा जाए कि 565 देशी रियासतें बताई जाती है, 565 देशी रियासतें बताई जाती है, इससे प्लस ही, लेकिन याद रखिएगा 565, ठीक है। ये इतना देशी रियासतों में बटा हुआ था भारत। और उस समय क्या हो रहा था, तो स्वतंत्रता के बाद जब राष्ट्र निर्माण किया जा रहा था तब इन बातों को ध्यान में रखा जा रहा था कि सभी नागरिकों को क्या, सभी प्रकार का अधिकार मिल रहा है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक दृष्टि से सभी नागरिकों को क्या उस प्रकार का विकास मिल रहा है ना। और जो है, और क्या बोल रहा है निर्माण का लक्ष्य था, बोला विविधता में एकता। चलिए इससे एक बात आएगा आपसे, आपके पॉलिटिकल साइंस में एक ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है कि कौन जो है कि भारत को विविधता में एकता का देश कहा है, कौन जो है भारत को विविधता में एकता का देश कहा है, तो याद रखिएगा वो कौन कहे हैं, नेहरू जी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपका यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बना है ना कि भारत को, है ना, आपसे पूछ लेगा कि भारत को बताइए विविधता में एकता का देश किसने कहा है, तो याद रखना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। चलिए बोल रहा है विविधता में एकता, लोकतंत्र, समान अवसर, विकास और संस्थाओं का निर्माण करना था, है ना। स्वतंत्रता के बाद जितनी भी राष्ट्रों का निर्माण किया जा रहा था उसमें ये देखा जा रहा था कि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के लोग हैं, कई जाति, धर्म, नस्ल, लिंग, है ना, इत्यादि से बहुत ही भिन्नताएं हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में एकता थी, ठीक है ना, एकता। यहाँ पे लोकतंत्र को कायम करना था, है ना, लोकतंत्र को क्या करना था, कायम करना था। समान अवसर, है ना, समान अवसर सभी को जो है कि सभी कहा जाए तो खास करके सरकारी नौकरियों में, है ना, सरकारी नौकरियों में जितने भी पिछड़े वर्ग के लोग थे उन्हें अवसर दिया गया, है ना, और इसके प्रति आरक्षण भी थे। बोल रहे विकास और मजबूत संस्थाओं का इसमें निर्माण किया गया, ठीक है। तो इन सभी बातों को मिलाकर के आप सभी को लिख देना है राष्ट्र निर्माण की यही क्या होती है, अर्थ होती है, ठीक है। चलिए फिर से एक बार संक्षेप में समझते हैं राष्ट्र निर्माण का अर्थ। आपको इस प्रकार से लिखना है कि राष्ट्र निर्माण का अर्थ है, या राष्ट्र निर्माण का तात्पर्य है, या फिर लिखिएगा राष्ट्र निर्माण का मतलब है ऐसा राष्ट्र का निर्माण करना जहाँ पे हर एक नागरिकों को समान अधिकार हो, चाहे वो सामाजिक स्तर से हो, आर्थिक स्तर से हो, राजनीतिक स्तर से हो या सांस्कृतिक स्तर से हो, सभी जो है ना, सभी स्तरों से क्या करना, उन्हें एक समान, है ना, एक समान मान करके सभी प्रकार का अधिकारों को देना, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद जो राष्ट्र का निर्माण किया जा रहा था उसमें मुख्य बातें पर कौन सी मुख्य बातें थी कि क्या करना है, सबसे पहले तो लोकतंत्र को यहाँ कायम करना है, उसके बाद विविधता में एकता, है ना, यहाँ पे अलग अलग धर्म, जाति, लिंग के लोग रहते हैं, फिर भी हमें क्या करना है, एकता को कायम करना है, समान अवसर देना है, सभी चीज़ों में सभी नागरिकों को समान अवसर देना है, विकास और कई प्रकार की मजबूत संस्थाओं का निर्माण करना है, ठीक है। यही कहलाया आपका राष्ट्र निर्माण।
चलिए, समझ में आ गया होगा आप सभी को। देखते हैं हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बोले राष्ट्र निर्माण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आपसे कभी पूछ दे कि राष्ट्र निर्माण का बताइए मुख्य उद्देश्य क्या है। युद्ध करना, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, कर बढ़ाना, व्यापार बढ़ाना, क्या यही होता है राष्ट्र निर्माण का मुख्य उद्देश्य। तो अभी हम सभी ने पढ़ा कि राष्ट्र निर्माण का मुख्य उद्देश्य युद्ध करना नहीं है ना। युद्ध करना नहीं है, कर को बढ़ाना नहीं है, व्यापार बढ़ाना नहीं है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय एकता स्थापित करना, है ना। राष्ट्रीय एकता को स्थापित करना, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। अगला है राष्ट्र निर्माण किससे जुड़ा है। राष्ट्र निर्माण पूछ रहा है किससे जुड़ा है। बोल रहा है केवल राजनीति से, केवल भाषा से, सामाजिक आर्थिक विकास से, केवल धर्म से, है ना। अब राष्ट्र निर्माण पूछ रहा है किससे जुड़ा हुआ है, तो ये तो हम सभी ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बता सकते हैं। अब आते हैं केवल राजनीति पे। केवल राजनीति तो ये राष्ट्र निर्माण से जुड़ नहीं सकता है ना। केवल भाषा भी राष्ट्र निर्माण से नहीं जुड़ सकता है, केवल धर्म भी नहीं हो सकता है। होगा क्या, सामाजिक आर्थिक विकास। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। अगला देखते हैं। अगला है राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में क्या आवश्यक है। बोल रहे राष्ट्र निर्माण की अगर प्रक्रिया है तो उसमें क्या आवश्यक है। बोल रहा है विभाजन, सहयोग, टकराव, भेदभाव। विभाजन का अर्थ क्या होता है। विभाजन मतलब बंटना, है ना। विभाजन मतलब क्या होता है, बांटना, है ना। सहयोग, टकराव, भेदभाव। देखिए तो इसमें विभाजन तो हो नहीं सकता है, टकराव भी नहीं होगा, भेदभाव भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, सहयोग हो जाएगा। ठीक है। क्या आवश्यक है इसमें, सहयोग जो है आवश्यक है। अगला प्रश्न देखिए हम सभी। अगर आप सभी सब्जेक्टिव को पढ़ने के बाद उससे जुड़े ऑब्जेक्टिव को निकाल करके अगर पढ़ लेते हैं, उसे टेस्ट के रूप में समझिए कि अगर उसे देख लेते हैं ना, तो आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो जाएगा और इससे आपको अच्छे से वो प्रश्न भी याद हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है भारत में राष्ट्र निर्माण का मार्ग किसने प्रशस्त किया। बोल रहा है संविधान, न्यायालय, विदेशी सरकार, स्थानीय निकाय। क्या बोल रहा है, भारत में जो है राष्ट्र निर्माण का मार्ग को किसने प्रशस्त किया। किसने जो है प्रशस्त किया, है ना, राष्ट्र निर्माण के मार्ग को। आइए देखते हैं। बोल रहे संविधान, न्यायालय, ये तो होगा नहीं, है ना। विदेशी सरकार, स्थानीय निकाय, है ना। क्या हो सकता है, संविधान। ठीक है, संविधान राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए कितना प्रश्न हम सभी ने कवर किया। अभी 3 प्रश्न को कवर कर लिया है। ठीक है, 3 प्रश्न को कवर कर लिया है। अब और जो है ना करेंगे हम सभी, कम से कम 5-6 प्रश्न को करेंगे और इससे जुड़े ऑब्जेक्टिव प्रश्न को भी हम लोग देखेंगे। चलिए उसी प्रकार से हमारा और अगला प्रश्न आ रहा है। आइए देखते हैं। बोल रहा है राष्ट्र निर्माण के मार्ग की बाधाओं को दूर करने के उपाय लिखे, है ना। राष्ट्र निर्माण के बाधाओं को दूर करने के उपाय लिखिए, है ना। देखिए अगर हम किसी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं तो यूं ही आसानी से नहीं कर सकते, क्योंकि हम किसी राष्ट्र का निर्माण कर रहे हैं। अब आप ही समझिए ना, एक घर बनाने में इतनी बाधाएं आती है, आर्थिक संकट हो गया, सामाजिक, है ना। आप मेरे इधर मत बनाइए, ये मेरा ज़मीन है ना। ऐसा एक घर बनाने में हो सकता है, तो क्या एक राष्ट्र को बनाने में बाधाएं नहीं आएगी। आएगी, बिल्कुल आएगी। आइए देखते हैं वो क्या बाधाएं हैं और हम उसे कैसे दूर कर सकते हैं। ठीक है ना। बोल रहा है राष्ट्र निर्माण की बाधाएं। राष्ट्र जब निर्माण होती है तो उसमें क्या क्या बाधाएं आती। सबसे पहले तो उसमें गरीबी आएगी, है ना, क्योंकि आप सभी को पता है भारत, है ना, भारत एक पिछड़ा देश है ना। यहाँ की अधिकांश जो है ना नागरिक कृषि पर आधारित है और इसमें तो
अधिकांश जनसंख्या गरीब ही है ना, गरीबी इसमें बहुत बड़ी समस्या बन करके आएगी राष्ट्र निर्माण में। अब बोल रहे हैं अगला अशिक्षा। अशिक्षा, यहाँ के लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, शिक्षा की कमी है, अर्थात कहा जाए अशिक्षा भी एक बाधा बन करके आएगी। अगला है सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता, अब धर्म के नाम भी कहीं विवाद होते रहता है ना, ये भी एक बाधाएं हैं। जातिवाद, जात पात, छुआछूत, ये सभी बाधाएं के रूप में आएगी। क्षेत्रवाद, आर्थिक, है ना, आर्थिक असमानताएं, कहीं लोग अमीर हैं तो कहीं गरीब हैं, है ना, कहीं उससे भी गरीब हैं, तो सभी तो एक प्रकार से समान हो नहीं सकते। आर्थिक दृष्टि से भी देखा जाए तो सभी क्या हैं, असामान्य हैं। बहुत ही बेरोजगारी है हमारे भारत देश में, है ना। अब उसमें राष्ट्र निर्माण की अगर प्रक्रिया चल रही है तो ये तो बड़ा ही कठिन होगा, है ना। बोल रहा है राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब इसके साथ साथ यहाँ का राजनीतिक स्तर भी कुछ ठीक नहीं है ना, राजनीतिक स्तर भी कुछ ठीक नहीं है। राजनीतिक में कई भ्रष्टाचारी नेताएं हैं जो कि राजनीतिक के साथ साथ पूरे देश को भ्रष्टाचारी के संकटों में डुबा रहे हैं, ठीक है, अपने स्वार्थ के लिए। तो ये जो है ना, ये सभी बाधाएं हैं राष्ट्र निर्माण के लिए, ठीक है। तो याद रखना है राष्ट्र निर्माण में क्या क्या बाधाएं आएगी, गरीबी हो गया, अशिक्षा हो गया, सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद, आर्थिक क्या है, असमानता, बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार। अब लोग पढ़ेंगे नहीं, इतने गरीब हैं, अब पढ़ने के लिए कहाँ से लाएंगे धन, है ना, पैसा। तो अशिक्षा तो बढ़ेगी ही, जब अशिक्षा होगी तो बेरोजगारी होगी, क्या अशिक्षा होगी तो बेरोजगारी होगी, जब बेरोजगारी होगी तो यहीं के बिना पढ़े लिखे लोग बन जाएंगे नेता और वो फैलाएंगे राजनीतिक में भ्रष्टाचार, और जो है इससे देश क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचारी के संकटों में फंसता चला जाएगा, है ना। तो ये सभी बाधाएं हैं, याद रखना है आप सभी को, राष्ट्र निर्माण में ये सभी बाधाएं आई थी। अब हम इसे दूर कैसे करेंगे, आइए बात करते हैं हम इस पे कि इन्हें दूर करने के आखिर क्या उपाय हो सकते हैं। पहला पॉइंट है, क्या है, शिक्षा का। सबसे पहले तो हमें शिक्षा पे बल देना चाहिए, है ना, शिक्षा का प्रचार प्रसार करें, है ना, गरीब से गरीब बच्चों को जितना हो सके प्रोत्साहन करें, है ना, शिक्षा के लिए, शिक्षा पे अधिक ध्यान देना होगा, है ना। अगला क्या है, आर्थिक समानता और अवसरों का विस्तार करना होगा हमें। आर्थिक समानताओं, है ना, जैसे कि आर्थिक रूप से हमें क्या करना होगा, गरीबों को लाभ देना पड़ेगा, सरकार को। बोल रहे अवसरों का विस्तार, है ना, रोजगार, ये सभी का क्या करना होगा, विस्तार करना होगा। अगला है सामाजिक सुधार एवं भेदभाव का अंत। अब समाज में कई प्रकार की कुप्रथाएं हैं, अभी तो वो प्रथाएं काफ़ी कम हो चुकी है, लेकिन पहले तो थी ना, बाल विवाह हो गया। अब आते हैं हम लोग छुआछूत पे, भेदभाव पे। अब जाति, अभी भी हम कहते हैं ना, अभी भी समाज में जाति प्रथा है ना, जाति के नाम पे अभी भी लोग भेदभाव कर रहे हैं। तब सोचिए जब राष्ट्र निर्माण हो रहा था तब कितनी ये सभी बाधाएं होगी। अब इसे हमें दूर करना है तो समाज को पहले क्या करना होगा, सुधारना पड़ेगा, सजग करना पड़ेगा कि जाति पाति जैसा कोई भी चीज़ नहीं होता है, सब एक समान है, सबको ईश्वर ने बनाया है, सभी एक जाति के हैं। वो कौन सा जाति है, मानव जाति, ठीक है। अब बोल रहे भेदभाव का इसमें अंत करना पड़ेगा, है ना, कोई भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा, जाति पाति के नाम पे भेदभाव नहीं कर सकता है। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। अगला है धर्म और सांस्कृतिक सहानुता। बोला है धार्मिक और सांस्कृतिक सहानुता, है ना, धार्मिक और सांस्कृतिक सहानुता। अब मान लीजिए कोई क्रिश्चियन धर्म से है, कोई हिंदू धर्म से है, कोई मुस्लिम धर्म से है। अब इसमें क्या होगा कि हम किसी को किसी भी धर्म के प्रति रोक नहीं लगा सकते कि आप जो है मुस्लिम है तो आप हिंदू धर्म को मानिए, आप क्रिश्चियन है तो हिंदू धर्म को मानिए, या आप हिंदू हैं तो मुस्लिम धर्म को मानिए। नहीं, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं ना। तो इससे क्या करना होगा, हमें धार्मिक और सांस्कृतिक रूप को क्या करना होगा, सहानुता देना पड़ेगा, है ना, मान्यता देना पड़ेगा। हाँ भाई उसका धर्म है तो वो माने, है ना,
वो अपना माने, सब अपने अपने धर्म को माने। अगला है सुशासन। अभी तुरंत बताए सुशासन का अर्थ क्या होता है। सुशासन का अर्थ होता है वैसा शासन जहाँ पे लोगों सभी नागरिकों को क्या हो, समान अधिकार प्राप्त हो, है ना। और वो प्रशासन क्या हो, पारदर्शिता हो, जवाबदेही हो, ऐसा ही शासन कहलाता है सुशासन। अब क्या बोले, सुशासन और पारदर्शिता, वहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर हम ये बाधाओं को जो है ना दूर करने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले तो वहाँ पे शासन सुशासन जैसी होनी चाहिए, ठीक है, पारदर्शिता होना चाहिए। अगला क्या है, रोजगार अवसर बढ़ाना, रोजगार की अवसरों को बढ़ाना, है ना, क्योंकि बेरोजगारी अधिक है यहाँ पे, तो रोजगार के अवसरों को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। और भी बोले राष्ट्रीय एकता और अस्तित्व को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना और क्या करना, सह अस्तित्व को बढ़ावा देना, ठीक है। ये सभी उपायों को अपना करके हम राष्ट्रीय बाधाओं को जो है ना दूर कर सकते हैं, ठीक है। तो किस पे हम लोगों ने बात किया, फिर से रिकॉल करेंगे हम सभी, ठीक है। किस पे बात किया, पहले तो हम जाने कि राष्ट्र निर्माण में क्या क्या बाधाएं आती है, ठीक है। राष्ट्र निर्माण में क्या क्या बाधाएं आती है, राष्ट्र निर्माण में क्या क्या बाधाएं आती है, तो उनमें सबसे पहले हम बात किए गरीबी पे, फिर बात की हम लोग अशिक्षा पे, फिर देखे हम लोग सांप्रदायिकता, जातिवाद, क्षेत्रवाद और आर्थिक असमानता, बेरोजगारी, राजनीतिक भ्रष्टाचार, इन सभी पे बात किए। ये जो है राष्ट्र निर्माण की बाधाएं हैं। अब इसे दूर करने के उपायों को हम देखें कि हमें जो है इसे अगर दूर करना है तो सबसे पहले शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होगा, अधिक से अधिक लोगों को प्रोत्साहन करना होगा शिक्षा के लिए, है ना। गरीब बच्चों को शिक्षा व्यवस्था मुफ्त में, सरकार को ऐसी योजना बनानी होगी जो गरीब बच्चों को मुफ्त में क्या करे, शिक्षा दे, है ना। अगला है आर्थिक समानता और अवसरों का विस्तार। ये देखें हम सभी, सामाजिक सुधार करना और भेदभाव का अंत करना, ठीक है। अगला क्या देखें, अगला देखिए धार्मिक और सांस्कृतिक सहानुता, फिर देखिए सुशासन और पारदर्शिता, रोजगार अवसर को और भी अधिक से अधिक बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता और सह अस्तित्व को बढ़ावा देना। तो ये सभी हम लोगों ने देखा राष्ट्र निर्माण की बाधाएं और उसको दूर करने के उपाय। चलिए आइए हम सभी ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं, क्या देखते हैं हमसे ऑब्जेक्टिव बन पाता है या नहीं। चलिए प्रैक्टिस करना है, क्या है ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। बोल रहे राष्ट्र निर्माण की सबसे बड़ी बाधाएं क्या है, सबसे बड़ी बाधाएं बोल रहा है पर्यटन है, अशिक्षा, खेल, कला, बाधाएं बोल रहा है ना। तो आइए बात करते हैं हम पर्यटन पे। पर्यटन तो हो नहीं सकता, पर्यटन कहीं घूमने फिरने का स्थल हो गया, है ना, पर्यटन तो हो नहीं सकता है। बात करें खेल, तो वैसे खेल राष्ट्र निर्माण में इसमें कोई बाधाएं नहीं है, कला भी कोई बाधाएं नहीं है, लेकिन अशिक्षा, है ना, अशिक्षा ये राष्ट्र निर्माण का सबसे बड़ी बाधाएं हैं, है ना। अगर किसी देश में अशिक्षा हो तो क्या सुचारू रूप से किसी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल नहीं, है ना। तो अशिक्षा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला है सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए क्या आवश्यक है। अगर सांप्रदायिकता को अगर हम दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या आवश्यकता है, घृणा, सहानुभूति, संघर्ष, अलगाव। घृणा मतलब एक दूसरे से क्या, जाति पाति भेदभाव के नाम पे घृणा करेंगे तो सांप्रदायिकता खत्म होगा, बिल्कुल खत्म नहीं होगा। आते हैं हम लोग अलगाव, एक दूसरे से अलग रहने लगे, है ना, जाति पाति के नाम पे भेदभाव किए और क्या किए, अलगाव हो गए, एकदम अलग रहने लगे। तो क्या ये सांप्रदायिकता को दूर कर सकता है, बिल्कुल नहीं। संघर्ष, है ना, सहिष्णुता, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सहिष्णुता, सहिष्णुता, ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है आर्थिक असमानता दूर करने का प्रमुख तरीका, भेदभाव, उद्योग व रोजगार, युद्ध, दंड। चलिए आर्थिक असमानता को दूर करना है हमें, है ना, तो क्या
भेदभाव करेंगे सभी लोगों से तो हमारा आर्थिक असमानताएं जो है वो समान हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा। युद्ध, सबसे युद्ध करते चलेंगे तो क्या हमारी आर्थिक समानताएं समान हो जाएगी? ठीक है, ठीक हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगा, है ना। दंड, अब दंड पे आते हैं, किसी को अगर हम दंड दे रहे हैं तो उससे हमारा आर्थिक हमारा असमानता है उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें जो है अगर हम आर्थिक असमानताओं को दूर करना चाहते हैं तो हमें उद्योग पर क्या करना होगा? उद्योगों को स्थापित करना होगा ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिले और इससे आर्थिक व्यवस्था क्या हो? ठीक हो जाए। अगला है राष्ट्र निर्माण को बढ़ावा मिलता है। किससे राष्ट्र निर्माण को जो है और भी बढ़ावा मिलता है? भ्रष्टाचार से नहीं, है ना। भ्रष्टाचार से राष्ट्र निर्माण को क्या बढ़ावा मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगला है राष्ट्रीय एकता से, और भी देख लेते हैं हम सभी। गरीबी, नफरत, क्या था प्रश्न हमारा? राष्ट्र निर्माण को कौन इसमें जो है बढ़ावा देता है? तो भ्रष्टाचार तो बढ़ावा दे नहीं सकता है ना। और भी राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाओं में ये बड़ी बाधाएं बन के आता है भ्रष्टाचार। गरीबी, ये भी एक बाधाएं हैं। नफरत, ये भी बाधाएं हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा? बढ़ावा कौन देगा? राष्ट्रीय एकता। राष्ट्रीय एकता हमारा राष्ट्र निर्माण को और भी ज़्यादा बढ़ावा देगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारा लास्ट प्रश्न होगा, है ना। ये हमारा लास्ट होगा, इसीलिए इसे बढ़िया से ध्यान से पढ़ना है। और ये सभी ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है। देखिए आपका ये एग्ज़ाम की दृष्टि से कहा जाए ना, आपका ये 2 अंक में पूछता है ये सभी प्रश्न जो हम अभी बता रहे हैं। मान लीजिए अभी आप पढ़ रहे हैं 5-5 करके और उससे 4-4 ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, 5 पढ़ रहे हैं सब्जेक्टिव और 4-4 उसका ऑब्जेक्टिव, तो 20 ऑब्जेक्टिव ऐसे ही आपका बन रहा है और उधर 5 सब्जेक्टिव हो गया। बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी अगर इस प्रकार से आप सभी पढ़िएगा। तो ये सभी जो प्रश्न है ना वो 2 अंक में पूछता है। ठीक है, और ऐसा प्रश्न आपका शायद 15 पूछता है। 15 प्रश्न लघु उत्तरीय में पूछता है, 15। तो आप सोच लीजिए 15 गुना आपको करना है 2, है ना। अर्थात आप सभी अगर ऐसे पढ़ते हैं तो 30 नंबर आपके पास है। और उधर ऑब्जेक्टिव का लगभग में तो तैयारी हो ही गया होगा जो बच्चे रेगुलर होंगे। ठीक है, तो चलिए हम सभी देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपसे 3 प्रकार का न्याय पूछता है। एक तो हो गया आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। खास करके आपसे जो है यही आर्थिक न्याय ज़्यादा पूछता है। तो पहले हम इसी न्याय को देख लेते हैं। बोला आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय क्या है? बोला आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज में। अब देखिए अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा अपना दिमाग का प्रयोग करना है। आर्थिक न्याय के बारे में हम समझ रहे हैं तो हमें ये फोकस करना होगा कि हम इस परिभाषा को याद करने के लिए क्या इस अपने माइंड में जो है कि यहाँ पे लाएं। ठीक है, तो आप सभी अब आर्थिक न्याय है तो आप सभी को पता ही होगा रुपया पैसा यही होता है आर्थिक, है ना। आर्थिक का ढांचा मुख्य रूप से तो यही होता है ना। अब हमें यहाँ पे क्या करना है ये ध्यान में रखना है कि आर्थिक न्याय का अर्थ है समाज में। कहाँ पे? समाज में आर्थिक असमानताओं को कम करना। समाज में जितने भी आर्थिक असमानताएं हैं, कहीं पे लोग ज़्यादा अमीर हैं, कहीं पे एकदम से गरीब लोग हैं, है ना। ये असमानताएं हैं आर्थिक रूप से, इसे कम करना। सभी को क्या करना? सभी को समान अवसर प्रदान करना। सभी को क्या करना? समान अवसर प्रदान करना, चाहे वो शिक्षा में हो, रोजगार में हो, किसी भी प्रकार किसी भी क्षेत्र में हो, तो सभी लोगों को समान अवसर देना। ठीक है, बोले गरीबी हटाना और संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित कराना। गरीबी हटाना, ठीक है। अब गरीबी है तो यहाँ पे तो आर्थिक न्याय हो नहीं सकता है, तो हमें क्या करना होगा? गरीबी को हटाना होगा। इसके लिए अधिक से अधिक रोजगार, उद्योग स्थापित करने होंगे ताकि
सभी लोग उसके जरिए रोजगार प्राप्त कर सके और अपने आर्थिक न्याय को और भी क्या कर सके, मजबूत कर सके, है ना, आर्थिक व्यवस्था को। बोले गरीबी हटाना, संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करना। संविधान प्रस्तावना में आर्थिक न्याय को एक मूल उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। संविधान की प्रस्तावना, देखिए संविधान की प्रस्तावना में जो है ना, आपसे कभी अगर पूछ ले कि संविधान की जो प्रस्तावना है इसे उद्देशिका भी कहा जाता है, इसमें कितने प्रकार के न्यायों का उल्लेख है, कभी आपसे पूछ दे तो क्या बताइएगा, इसमें 3 प्रकार का न्यायों का उल्लेख है। ठीक है, प्रस्तावना में कितने न्याय हैं, 3 न्याय हैं, जिसमें कि पहला आपका क्या जाता है, आर्थिक न्याय। दूसरा में देखेंगे हम सभी, दूसरा में देखेंगे तो सामाजिक न्याय, दूसरा में अगर हम बात करें तो सामाजिक न्याय, तीसरा में अगर हम बात करें तो राजनीतिक न्याय। ठीक है, और पहला हम सभी क्या देखें, पहला हम देखें आर्थिक न्याय। ठीक है, ये 3 प्रकार का न्याय का उल्लेख किया गया है हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका भी कहते हैं। और आप सभी को पता होगा, हम भारत के लोग, हम भारत को, यही है हमारा प्रस्तावना। ठीक है, इसमें 3 प्रकार का न्यायों का उल्लेख है। मुख्य रूप से आर्थिक न्याय पे हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, बोल रहे हैं आर्थिक न्याय को एक मूल उद्देश्य के रूप में शामिल किया गया है। यह समाज के कमजोर वर्गों को संरक्षण देने और समान विकास अवसर उपलब्ध कराने पर आधारित है। ठीक है, समाज में वैसे लोगों को जो कि अत्यंत ही क्या है, गरीब है, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें क्या करना, उन्हें आरक्षण दे करके समान विकास का अवसर उसमें उपलब्ध कराना। ठीक है, यही कहलाता है हमारा आर्थिक न्याय। चलिए, तो हम सभी ने क्या देखा, आर्थिक न्याय, एक बार फिर से रिकॉल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, क्या बोल रहा है, आर्थिक न्याय का अर्थ होता है समाज में आर्थिक रूप से क्या करना, सभी लोगों को समान रोजगार देना, सभी लोगों को क्या करना, समान शिक्षा देना, यही कहलाता है हमारा आर्थिक न्याय। बोले आर्थिक असमानताओं को कम करना, सभी को समान अवसर प्रदान करना, गरीबी हटाना और संसाधनों को न्याय संगत वितरण सुनिश्चित कराना, है ना। संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय एक मूल्य उद्देश्य के रूप में जो है ना, उद्देश्य के रूप में शामिल है। कौन सा, आर्थिक न्याय, और इसके साथ साथ क्या है, सामाजिक और राजनीतिक न्याय है। ध्यान में रखना ये सभी बातों को। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। बोल रहे आर्थिक न्याय किससे संबंधित है, आर्थिक न्याय जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन है खेल, धन का समान वितरण, युद्ध, शिक्षा। पूछ रहा है इसमें आर्थिक न्याय किससे संबंधित है। तो अभी हम बताएं कि आर्थिक न्याय का सीधा संबंध जाता है रुपया पैसा से, धन से जाता है ना, तो इसमें तो खेल का कोई संबंध हो ही नहीं सकता, युद्ध नहीं होगा, शिक्षा नहीं होगा, तो इसमें क्या आएगा, धन का समान वितरण ही आर्थिक न्याय कहलाता है, और ये आर्थिक न्याय से संबंधित है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अगला है, अगला क्या है, संविधान में आर्थिक न्याय कहाँ उल्लेखित है। बोल रहे संविधान में जो आर्थिक न्याय है उसे कहाँ उल्लेख किया गया है। बोल रहे भाग 3 अनुच्छेद 32 प्रस्तावना अनुसूची। अभी हम बात किए कि संविधान में जो है आर्थिक न्याय का उल्लेख कहाँ मिलता है, प्रस्तावना में मिलता है। ठीक है, अगर प्रस्तावना नहीं मिले तो उद्देशिका, इसी का दूसरा नाम उद्देशिका भी। ठीक है, इसी में जो है आर्थिक न्याय के साथ साथ 2 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक और राजनीतिक, याद रखना इसको। अगला है आर्थिक न्याय का लक्ष्य क्या है, गरीबी हटाना, असमानता को कम करना, संघर्ष बढ़ाना, धर्म फैलाना।
आर्थिक न्याय का एक सीधा सी लक्ष्य है कि गरीबी बढ़ाना तो होगा नहीं, संघर्ष बढ़ाना, धर्म फैलाना ये नहीं होगा, और समानताओं को कम करना, जो लोग ज़्यादा गरीब हैं उन्हें और प्रोत्साहन देना, है ना, ताकि वो विकास कर सके, रोजगार कर सके और अपने आर्थिक व्यवस्थाओं को मजबूत कर सके। ठीक है, चलिए अगला है, किसके लिए आर्थिक न्याय आवश्यक है? केवल धनी, केवल नेता, समाज के सभी वर्ग के लिए, केवल किसान के लिए? आर्थिक न्याय की आवश्यकता किसे होगी? धनी को तो बिल्कुल होगा नहीं, क्योंकि वो खुद धन कमा के रखा है ना। बोल रहे केवल नेता, केवल नेता, नेता को क्या आर्थिक न्याय का जरूरी होगा, है ना। केवल किसान, केवल किसान को भी नहीं, किसान भी अपना रोजगार कर रहा है। समाज के सभी वर्गों के लिए, केवल नहीं होना चाहिए, सभी वर्गों के लिए, विशेष रूप से नहीं, सभी वर्ग के लिए। ठीक है, केवल धनी के लिए नहीं, केवल नेता, केवल किसान के लिए नहीं, अर्थात सभी समाज के सभी वर्गों के लिए ये आर्थिक न्याय क्या होना चाहिए? आवश्यक होना चाहिए। ठीक है, तो आज हम सभी ने कितने प्रश्न को देखा? 5 देखा सब्जेक्टिव प्रश्न, और इससे रिलेटिव 4 करके हम सभी ने ऑब्जेक्टिव देखा, जिसमें कि कुल हमारा ऑब्जेक्टिव हो गया 20। तो ये सभी को आपको क्या करना है? कंप्लीट करना है। अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, अब पढ़िए, अब इसे एकदम ऐसा कंप्लीट कीजिए कि अगर आपके एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आ जाए ना तो छोड़ना नहीं है। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है, चाहे वो सब्जेक्टिव आ जाए या चाहे ऑब्जेक्टिव आ जाए। चलिए, उम्मीद है आप सभी को सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे और आप सभी इस पे जो है प्रैक्टिस कीजिएगा, लिखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कल शाम 4 बजे ही, इसी प्रकार से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।